स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काईडियन विद सुनील में। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को सिखाएंगे कि करंट रेशियो आपका इम्प्रूव होगा या फिर रिड्यूस होगा या फिर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो कौन कौन से केस हैं जब करंट रेशियो पे असर डालता है, तो करंट रेशियो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, या फिर वो करंट रेशियो पे कोई असर ही नहीं डालता है। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ इन्हीं सभी पॉइंट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप का बनता है ये आपको दिखा देते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 डी.के. गोयल की बुक से है, जिसका क्वेश्चन बोला गया है कि द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। कंपनी का करेंट रेशियो 2:1 दे रखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि स्टेट गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इम्प्रूव, रिड्यूस या फिर नॉट अल्टर द करेंट रेशियो। मतलब एक कंपनी का करेंट रेशियो आपको बता दिया कि 2:1 है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि नीचे कुछ ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशियो पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। मीन्स करंट रेशियो बढ़ जाएगा, घट जाएगा या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिसमें पहला ट्रांजैक्शन क्या है, तो रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है। 2:1 ये कंपनी का करंट रेशियो है और कंपनी का जो करंट लायबिलिटी था वो पे कर दिया गया। तो करंट लायबिलिटी पे कर देने की वजह से ये करंट रेशियो 2:1 जो है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यही आपको आंसर बताना है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आप जो करंट रेशियो 2:1 दिया है इसी को आज लिख लिया करिए फार्मूले के फॉर्म में। तो लिख देंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यही फार्मूले से आपका ये करंट रेशियो 2:1 आया। मीन्स करंट असेट 2 और लायबिलिटी 1। तो ऐसे केस में आपको अपना करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लेना है। अज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी जा कर के आप ये बता पाएंगे कि करंट रेशियो आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है या फिर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब ये कैसे समझेंगे, तो इसको अज्यूम कर लीजिए कि हमारा करंट असेट्स 2 लाख रुपीज है। अब 2 लाख हम क्यों मान रहे हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप ऐसी फिगर अज्यूम करिए जो काटने में आसानी हो। मानने को आप 50,000 भी मान सकते हैं, 2,299 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काटने में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आप 2 लाख मान लीजिए, 20,000 मान लीजिए, कुल मिला के 2 के बाद चाहे जितने जीरो लगा के मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही करेंट लायबिलिटी आप अज्यूम कर लीजिए कि 1 लाख है। बस ध्यान रखिएगा, जब आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी अज्यूम करिएगा तो हमेशा करंट लायबिलिटी का 2 गुना करंट असेट्स अज्यूम करिएगा। ऐसा क्यों, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप करंट लायबिलिटी का 2 गुना अगर करंट असेट्स नहीं अज्यूम करेंगे तो फिर काटने पे ये 2:1 नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की जो भी वैल्यू अज्यूम करना है वो ये ध्यान रखिएगा कि करंट लायबिलिटी का जस्ट 2 गुना करंट असेट्स होना चाहिए, या ऐसे कह लीजिए कि करंट असेट्स का आधा करंट लायबिलिटी होना चाहिए। ये आपने अज्यूम कर लिया।
अज्यूम करने के बाद अब ट्रांजैक्शन जो था वो क्या है, तो वो है रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट करने से क्या अफेक्ट इस पर पड़ेगा, तो कितना रीपेमेंट किया जा रहा है ये भी क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो उसे भी अज्यूम कर लीजिए। बट ध्यान रखना है, आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख अज्यूम किया गया है टोटल, तो टोटल करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो टोटल करंट लायबिलिटी पे मत करिएगा, थोड़ा कम ही पे करिएगा। तो आप अज्यूम कर लीजिएगा रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, सपोज दैट 10,000, 40,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 कुछ भी मान लीजिए, बट 1 लाख मत मानिएगा, नहीं तो आपकी करंट लायबिलिटी जीरो हो जाएगी पेमेंट करने के बाद। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कितना, 40,000, ये अज्यूम कर लिया गया। अब जरा सोचिए, करंट लायबिलिटी का पेमेंट 40,000 से पे कर दिया गया। आप सभी लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा अकाउंट डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका अफेक्ट दो अकाउंट को जरूर डालेगा। जैसे ये करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया जा रहा है, तो ज़रा आप सोचिए, अगर आप करंट लायबिलिटी पे करेंगे तो या तो कैश में पे करेंगे, और कैश में नहीं करेंगे तो चेक से करेंगे। यही दो तरीके से आप पेमेंट करते हैं जब भी किसी भी चीज़ का पेमेंट करते हैं, वो चाहे करंट लायबिलिटी हो चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो। यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में करेंगे या फिर चेक में करेंगे, यही दो तरीके से आप पेमेंट करते हैं। अब चाहे आप कैश से पे करें या फिर चेक से पेमेंट करें, ये दोनों ही केस में आपका करंट असेट्स, कौन, करंट असेट्स कम हो जाएगा। ये अफेक्ट है पहला। अगर आप करंट लायबिलिटी पे करते हैं तो उसकी वजह से आपका या तो कैश कम होगा, और या फिर चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक का बैलेंस कम होगा। चाहे कैश कम हो चाहे बैंक का बैलेंस कम हो, ये आपका करंट असेट्स में दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहें करंट असेट्स कम होगा, तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने से हमारा करंट असेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने कहा कि चाहे जिस चीज़ का पेमेंट करें, ज़रूरी नहीं करंट लायबिलिटी ही, नॉन करंट लायबिलिटी का भी पेमेंट करेंगे तो भी आपका करंट असेट्स कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब आप लायबिलिटी पे कर देंगे, क्या पे कर देंगे, लायबिलिटी, वो भी कौन सी, करंट लायबिलिटी, तो आपकी करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब करंट लायबिलिटी का ये रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी मीन्स ये वाला ट्रांजैक्शन के पहले हमारा करंट असेट 2 लाख था, करंट लायबिलिटी 1 लाख था, और करंट रेशियो 2:1 था। बट जब हम रीपेमेंट कर दिए करंट लायबिलिटी का, तब हमारा करंट असेट्स क्या होगा, तो आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 40,000 से कम हो जाएगा करंट असेट्स, तो आपकी करंट असेट्स बचेगा 1,60,000। ऐसे ही करंट लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी 1 लाख पहले था, जब 40,000 की आप करंट लायबिलिटी पे कर देंगे तो ये आपकी करंट लायबिलिटी कितना बचेगा, 60,000। तो हम कह सकते हैं कि रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी की वजह से करंट असेट्स हमारा 1,60,000 हो जा रहा है, और करंट लायबिलिटी ओनली 60,000। काट देंगे, 40 से 40 कैंसिल, 2 3 जा 6,
2 8 जा 16, 8 को काट दीजिए तो 3 2 जा 6, बचा 2, पॉइंट लगा के 0 लेंगे, उसके बाद 3 से फिर काटेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 आता चला जाएगा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं 2.66:1 रेशियो हो जाएगा जब लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाएगा, मीन्स करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो अब जरा आप देखिए कि जब करंट लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया गया था, जब करंट लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया गया था तो कंपनी का करंट रेशियो 2:1 था। जैसे ही ये हुआ करंट लाइबिलिटी का पेमेंट, तो आपके असेट पे क्या इफेक्ट पड़ा वो आपने पहले चेक कर लिया। चेक करने के बाद आपने देखा तो पता चला कि आपका करंट रेशियो 2.6:1 हो जा रहा है, जबकि पहले कितना था 2.1। आपका करंट रेशियो बढ़ गया कि घट गया, ये आंसर देने से पहले कंपेयर करना आप सीखेंगे कि कंपेयर कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, रेशियो के बाद वाले पॉइंट को कंपेयर नहीं करना है, ये वाले को नहीं कंपेयर करना है, रेशियो के पहले वाले को कंपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ कितना है 2, जबकि पेमेंट करने के बाद कितना हो गया 2.66, मतलब बढ़ गया। मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी की वजह से जो करंट रेशियो है वो इम्प्रूव हो गया। क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ आके फाइनली फाइंड आउट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही यही था कि रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी की वजह से करंट रेशियो पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो आपने देख लिया क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम करंट रेशियो पे अफेक्ट चेक करेंगे। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन कर डालेंगे, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जो कि करंट रेशियो पे इम्प्रूव, रिड्यूस या नॉट अल्टर से रिलेटेड पूछ रहा है, तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो आगे हम लोग और भी केस ऐसे ही देखते हैं कि उन केस की वजह से करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कितने रुपए का गुड्स परचेज किया जा रहा है क्रेडिट में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम अज्यूम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि गुड्स जो परचेज किया गया वो कितने रुपए का किया गया, 25,000 रुपीज़ का किया गया। 25,000 रुपीज़ का जब आप अज्यूम कर लेंगे तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा वो चेक करिएगा। तो परचेज किया गया है क्या, गुड्स, वो भी कैसे, क्रेडिट में। तो ज़रा आप सोचिए, अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपके बिजनेस का स्टॉक जो होगा वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो जिस भी पर्सन से आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं उस पर्सन को जब तक आप पेमेंट कर नहीं देते हैं तब तक के लिए आपकी लायबिलिटी बनी रहेगी, जिसको हम क्रेडिटर्स के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब आपके बिजनेस का जो क्रेडिटर होगा वो भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से अफेक्ट 2 अकाउंट पे पड़ेगा। तो वो कौन कौन से अकाउंट हैं वो आपने देख लिया। पहला, स्टॉक आपके बिजनेस का बढ़ जाएगा। दूसरा,
क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं तो आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा। अब ये आपके बिजनेस का स्टॉक बढ़ने की वजह से असेट मीन्स करेंट असेट्स या करेंट लाइबिलिटी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। तो स्टॉक जो होता है वो करेंट असेट्स का पार्ट होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा स्टॉक बढ़ गया तो मीन्स हमारा करेंट असेट्स बढ़ गया। कितने रुपए से? तो 25,000 रुपीज़ से। क्रेडिटर जो होता है वो करेंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो हम कहेंगे कि क्रेडिटर बढ़ गया तो मीन्स करेंट लाइबिलिटी बढ़ गया। कितने रुपए से? 25,000 रुपीज़ से। अब ज़रा देखिए, आफ्टर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट आपका करंट असेट्स क्या होगा एंड करंट लाइबिलिटी क्या होगा। तो हम बोलेंगे आफ्टर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट करंट असेट्स इक्वल टू 2 लाख जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 25,000 से करंट असेट्स बढ़ जाएगा। तो फाइनली करंट असेट्स कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2,25,000 से। करंट लाइबिलिटी की बात करें तो 1 लाख आपने एज्यूम कर रखा हुआ था और इस ट्रांजैक्शन की वजह से करंट लाइबिलिटी भी आपकी 25,000 रुपीज़ से इंक्रीज होके पहुंच जाएगा 1,25,000। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस का करंट असेट्स 25,000 से बढ़ गया और करंट लाइबिलिटी भी 25,000 से बढ़ गया। अब इसके बाद आप काट देंगे इन लोगों को, तो 30 से 30 कैंसिल, इसको आप 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45। अब इस 9 को 5 से काट दीजिए, तो 5 1 जा 5, पॉइंट लगाएंगे 4 के बाद, 5 8 जा 40। तो फाइनली कट के आया 1.8:1। 1.8:1 आपका करंट रेशियो आ रहा है जब आप गुड्स को क्रेडिट में परचेज करेंगे उसके बाद, जबकि पहले कितना था? तो 2:1 था। अब आप कंपेयर करके चेक करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से करंट रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है। तो उसके लिए मैंने बताया कि जो रेशियो के बाद का होता है उसको काट दीजिए, उससे कंपैरिजन कभी मत किया करिए, रेशियो के पहले वाले से कंपेयर कर लिया करिए। तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ हो गया 1.8। ट्रांजैक्शन होने से पहले 2 था और ट्रांजैक्शन के बाद हो गया 1.8। मीन्स ये बढ़ा नहीं बल्कि क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो आंसर हो जाएगा करंट रेशियो इज रिड्यूस। तो इस तरीके से आपने गुड्स को क्रेडिट करने पे, गुड्स को क्रेडिट में परचेज करने पे करंट रेशियो पे क्या अफेक्ट पड़ेगा वो चेक कर लिया। तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आगे भी और भी बहुत सारे केस हैं, उसे भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते रहेंगे। बट यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैंने 2 केस अच्छे से समझा दिया, केस ए एंड केस बी के अफेक्ट क्या पड़ेंगे, बट अभी तक आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए। आप दोनों केस देख भी लिए, समझ भी लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तब मैं आपको सी वाला केस बताता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे पास मैसेज आ गया। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को केस नंबर सी की वजह से क्या अफेक्ट पड़ेगा करंट रेशियो पे। तो सी वाला केस क्या कह रहा है? तो यहाँ पे बोला है सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000
बुक वैल्यू ₹5,000। ध्यान देंगे क्या सेल किया गया है, तो आंसर होगा ऑफिस इक्विपमेंट। अगर हम बात करें ये ऑफिस इक्विपमेंट कितने रुपए में सेल हुआ, तो आंसर होगा 4,000 का। बट ये ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, तो 5,000। तो बुक वैल्यू का मतलब ऐसे कहिए कि ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 रुपये का था, बट उसे सेल कर दिया गया 4,000 में। तो आप ज़रा ध्यान लगा करके सोचिए, ऑफिस के इक्विपमेंट को बेचा जाएगा तो 4,000 रुपीज़ आपके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। तो 4,000 रुपीज़ से कैश आएगा आपके यहाँ, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 4,000 से। अगर 4,000 रुपीज़ से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा तो इट मीन्स आपका करेंट असेट्स 4,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैश करेंट असेट्स का पार्ट होता है। तो पहला इफेक्ट तो यहाँ आ गया। दूसरा, क्या बेच रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो ये फिक्स्ड असेट्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, फिक्स्ड असेट्स। और फिक्स्ड असेट्स हमारा नॉन करेंट असेट्स में दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब दूसरा अफेक्ट हमारा कहाँ पड़ेगा, तो आंसर होगा नॉन करेंट असेट्स पे होगा। तो नॉन करेंट असेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सोचिए, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वह सॉल्व करके ये चेक कर रहे हैं कि हमारा करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटी पे क्या असर पड़ रहा है ट्रांजैक्शन की वजह से। तो करेंट असेट्स हमारा पहले कितना था, 2 लाख। इस ट्रांजैक्शन की वजह से करेंट असेट्स 4,000 से बढ़ गया, तो हमारा करेंट असेट्स हो गया 2,04,000। करेंट लायबिलिटी पहले हम अज्यूम कर रखे हैं 1 लाख। इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे करेंट लायबिलिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मीन्स हमारी करेंट लायबिलिटी एज इट इज़ 1 लाख ही रुपया बना रहा। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम पूछें कि करेंट असेट्स कितना, तो आंसर होगा 2,04,000 और करेंट लायबिलिटी कितना, तो आंसर होगा 1 लाख। अब हम पूछें कि इस ट्रांजैक्शन के बाद का करेंट रेशियो कितना, तो आप कहेंगे इसी को काट दीजिए, 30 से 30 कैंसिल, ये 20 नीचे से हटेगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 2.04:1। ये आपका आंसर आ गया। इस ट्रांजैक्शन के बाद का करंट रेशियो है 2.4:1, जबकि इस ट्रांजैक्शन के पहले था 2.2:1। हमने कहा जब भी आपको चेक करना है कि इम्प्रूव हुआ कि रिड्यूस हुआ, ये कंपेयर करके ही पता कर पाएंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो रेशियो के बाद का जो होगा उसे काट दीजिएगा, पहले वाले से कंपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2.04 है, तो मीन्स बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो गया। ये आपका इम्प्रूव हो जाएगा, करंट रेशियो इज इम्प्रूव्ड। कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है। नहीं पूछेंगे तो डाउट क्लियर नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं डी वाले केस में क्या अफेक्ट पड़ेगा करंट रेशियो पे। डी केस में क्या बोला गया है, तो डी केस में करा सेल ऑफ गुड्स। क्या बेचा जा रहा है, गुड्स बेचा जा रहा है फॉर 11,000। कितने रुपए में बेच रहे हैं, 11,000 में, जिसकी कास्ट कितनी है 10,000। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गुड्स था ये 10,000 रुपीज़ का था, इसको सेल कर दिया गया कितने रुपए में, 11,000 में। अब ज़रा सोचिए इस ट्रांजैक्शन का क्या अफेक्ट पड़ेगा, कहाँ कहाँ अफेक्ट पड़ेगा। तो ज़रा सोचिए, आप अपने गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स को बेचने पे आपके बिजनेस का जो स्टॉक होता है वो स्टॉक हो जाता है कम।
तो 10,000 से यदि आप अपना गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो 10,000 रुपीज़ से आपका स्टॉक कम हो जाएगा। उस गुड्स को कितने रुपए में बेचा गया, तो आंसर होगा 11,000 में। अगर आप 11,000 में बेच रहे हैं तो देखिए कहीं पर क्रेडिट नहीं बोला है, तो इसका मतलब कैश में ही बेचा गया है। और अगर कैश में बेचे हैं तो आपके पास जो भी कैश पहले से है उसी कैश में ये 11,000 आके जुड़ जाएगा, मीन्स आपका कैश बढ़ जाएगा। तो दो अकाउंट अफेक्ट किया, कैश को बढ़ा दिया, स्टॉक को घटा दिया। अब अगर हम बात करें कि ये करंट असेट्स पे या करंट लायबिलिटी पे किस टाइप का इफेक्ट डालेगा, तो ध्यान दीजिएगा, स्टॉक आपका करंट असेट्स का ही पार्ट है, कैश भी आपका करंट असेट्स का ही पार्ट है। तो हम कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा करंट असेट्स 10,000 से कम हो जाएगा, प्लस हमारा करंट असेट्स 11,000 से बढ़ जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन करंट असेट्स will be increased by rupees 10,000 and reduced by increased by 11,000 and reduced by 10,000, but current liability unchanged। करंट लायबिलिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आफ्टर सेल ऑफ गुड्स आप लिख लीजिएगा पूरा, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स करंट पहले आप लिखेंगे करंट असेट्स आफ्टर सेल ऑफ गुड्स इज इक्वल टू, पहले कितना आपने एज्यूम कर रखा हुआ था 2 लाख, अब 11,000 से इंक्रीज होगा और डिक्रीज हो जाएगा कितने से 10,000 से। करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो करंट लायबिलिटी आपकी एज इट इज़ 1 लाख रुपीज़ से ही दिखता रहेगा। तो ये करंट असेट्स कितना हो जाएगा 11,000 से बढ़ेगा, 10,000 से कम होगा, तो फाइनली आपकी करंट असेट्स की वैल्यू 2,01,000 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 1 लाख से, 30 से 30 कैंसिल, 20 नीचे से हटा के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.01:1। अब आपको बताना है कि करंट रेशियो इम्प्रूव हुआ, रिड्यूस हुआ या नॉट अल्टर, तो उसके लिए इस ट्रांजैक्शन के पहले का करंट रेशियो रख लीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए। रेशियो के बाद वाले को हटा दीजिए, पहले वाले को कंपेयर करना है। तो यहाँ पहले था 2, अभी हो गया 2.0:2.01, तो इसका मतलब हमारा करंट रेशियो हो गया इम्प्रूव, है ना। करंट रेशियो आपका हो गया इम्प्रूव्ड। तो आई होप आप लोग इस भी पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लास्ट पॉइंट, इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट भी होगा और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी पॉइंट होगा। इस टाइप का अगर पॉइंट आपके एग्जाम में आता है, 99% स्टूडेंट गलत ही करते हैं। तो वो पॉइंट क्या है, तो उस पॉइंट को जानने के लिए लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं वो लास्ट पॉइंट क्या है जो इतना इम्पोर्टेंट है। जो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो उस पॉइंट का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाएगा, यही लास्ट पॉइंट है। तो इसकी वजह से करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा, यही हमें चेक करना है। तो अब देखिए, वैल्यू तो दिया नहीं है तो कुछ भी आप अज्यूम कर लीजिए। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिबेंचर का जो रिडम्पशन किया गया वो ₹10,000 से किया गया। तो सबसे पहले आप ये देखिए
कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से अफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं डिबेंचर के रूप में कंपनी को जो भी पैसा मिलता है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पार्ट बनता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का पार्ट बनता है। अब अगर कंपनी डिबेंचर का रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, जो भी चीज़ आप ना जाने, कन्फ्यूज ना होइएगा, आपको सब कुछ हम बता देंगे। फिर भी मेरे माइंड से अगर स्लिप कर गया, नहीं बताएं, तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरे नंबर को निकाल करके उस पर कॉल करके अपने उस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट। तो हम कहेंगे डिबेंचर का पेमेंट किया गया। तो अब सोचिए, अगर डिबेंचर का पेमेंट किया गया तो आपकी लायबिलिटी तो कम हो जाएगी ना। जब आप डिबेंचर पे कर देंगे तो लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। अब हम पूछें कि कौन सी लायबिलिटी कम होगी, तो डिबेंचर आता कहाँ है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। तो आंसर होगा नॉन करेंट लायबिलिटी कम हो जाएगा। कौन सी लायबिलिटी कम हो जाएगा? नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर नॉन करेंट लायबिलिटी आप कम कर देंगे तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। यही इस पॉइंट का मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर स्टूडेंट जानता है कि डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आता है और डिबेंचर का पेमेंट करने का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का पेमेंट हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का पेमेंट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी कम हो रहा है, और नॉन करेंट लायबिलिटी कम करेंगे तो नॉन करेंट लायबिलिटी करेंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं होता है। तो बोलेंगे कि करेंट रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे तो करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी पे ही हमें इफेक्ट चेक करना है। तो करेंट असेट्स पे क्या असर पड़ेगा, करेंट लायबिलिटी पे क्या पड़ेगा? तो करेंट लायबिलिटी पे बोलेंगे नो चेंज। करेंट असेट्स की बात करेंगे तो पहले 2 लाख रुपया था, पेमेंट कर देने पे आपका कैश हो जाएगा कम। पेमेंट कर देने से आपका कैश हो जाएगा कम, तो जितने से पेमेंट करेंगे उतने से कैश कम हो जाएगा। तो आप अपना असेट्स 10,000 से कम करके 190 बना देंगे, और करेंट लायबिलिटी जो आपकी 1 लाख है वो एज इट इज़ आप यहाँ 1 लाख ला करके रख भी लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो यहाँ पे देखा ना कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किया जा रहा है। तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पार्ट है, और डिबेंचर का पेमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पेमेंट, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग का पेमेंट मीन्स नॉन करेंट लायबिलिटी का कम होना, और नॉन करेंट लायबिलिटी यहाँ कंसीडर होता ही नहीं है। तो करेंट लायबिलिटी पे असर देखना है, ना कि नॉन करेंट पे। तो आप इग्नोर कर देंगे, एक साइड तो भूल जाएंगे, मतलब एक अफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा, पेमेंट करने से आपका कैश 10,000 से कम हो जाएगा। कैश करेंट असेट्स पे इफेक्ट डालता है, उसको आपने कम कर दिया, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपके अकॉर्डिंग लगेगा हमने सब कुछ किया, बट ये गलत है। कैसे, वो देखिएगा। जब किसी भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को हम पे करने के समय आते हैं, मीन्स जब रिडम्पशन करने का टाइम आता है, तो जिस ईयर में रिडम्पशन करना रहता है उस ईयर के जस्ट पहले वाले ईयर का जब बैलेंस शीट बनाया जाता है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग से निकाल करके, मीन्स नॉन करंट लायबिलिटी से निकाल करके करंट लायबिलिटी में लेके चले जाते हैं। कहाँ लेके चले जाते हैं? करंट लायबिलिटी में लेकर के चले जाते हैं, वो भी अदर करंट लायबिलिटी वाले सब हेड में। ध्यान दीजिएगा, जैसे 2011 में पेमेंट अगर करना है तो 2010 की जब बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो उस 2010 वाले में ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग से हटा करके अदर करंट लायबिलिटी में ला दिया जाएगा। मीन्स हम कहेंगे कि करंट लायबिलिटी में ला दिया जाएगा। कहने का मतलब अब ये हो गया कि 2010 की जो करंट लायबिलिटी होगी उस करंट लायबिलिटी में ये वैल्यू आके जुड़ गया होगा, और 11 में पेमेंट हो रहा है। जब 11 में आप पेमेंट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये तो नॉन करंट से निकल के करंट में आ चुका है ना, है कि नहीं?
नॉन करंट से निकल करके करंट में आ चुका है। तो फिर जब आप पेमेंट करेंगे इस डिबेंचर का तो हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी ना कम होकर क्या कम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। इसलिए आपका ये 10,000 से करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगा और आपकी करंट लायबिलिटी बचेगी सिर्फ और सिर्फ 90,000 से। कितने से? 90 से। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ से निकाल करके यहाँ ला दिया जाता है। तो उसका भी रीज़न ये है कि जब कोई भी पेमेंट विद इन 12 मंथ में होना है तो हमारा करंट लायबिलिटी कहलाता है। जिसका भी पेमेंट हम विद इन 12 मंथ में करेंगे वो हमारा करंट लायबिलिटी कहलाता है। जब डिबेंचर का पेमेंट करने का समय नज़दीक आ गया, मीन्स जब 12 महीने से कम समय बचा डिबेंचर का पेमेंट करने के लिए, तब यही डिबेंचर हमारा करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वो नॉन करंट लायबिलिटी से निकल के करंट लायबिलिटी में आ जाता है। इसीलिए जिस ईयर में पेमेंट करना रहता है उस ईयर के पहले वाले ही बैलेंस शीट में वो करंट लायबिलिटी में लाके शो कर दिया जाता है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि डिबेंचर का रिडम्पशन किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो डिबेंचर हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में रह करके वो करंट लायबिलिटी में आ चुका था। तो जब डिबेंचर का पेमेंट किया जाएगा तो मीन्स करंट लायबिलिटी हमारा कम हो जाएगा। तो 10,000 से करंट लायबिलिटी कम होगा और 10,000 से करंट असेट्स भी कम होगा। तो दोनों के बीच को दोनों की वैल्यू को माइनस करके काट के चेक कर लेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2.11:1। 2.11:1। इस ट्रांजैक्शन के पहले का करंट रेशियो था 2:1। इसके बाद हो गया 2.11:1। लास्ट वाले को हटाना है, यहाँ से कंपेयर करना है। यहाँ था 2 और यहाँ हो गया 2.11। तो हम कहेंगे कि हमारा करंट रेशियो इज इम्प्रूव। करंट रेशियो क्या हो गया? इम्प्रूव कर गया। तो इस तरीके से आप करंट रेशियो पे पड़ने वाले अफेक्ट को चेक कर लेंगे, चाहे जितना भी घुमा करके पॉइंट पूछ ले आप कर लेंगे। तो आई होप अब आप लोग कर ले जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ध्यान में बस क्या रखना है आपको कि क्वेश्चन में जो भी ट्रांजैक्शन की बात करें उस ट्रांजैक्शन को पढ़ के बस आपको चेक करना है कि अफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, करंट असेट्स पे पड़ेगा या करंट लायबिलिटी पे। अगर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा तो कंसीडर करिएगा और नहीं करता है तो छोड़ दीजिएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है। बस इतना ही चेक करना, चेक करके आप काट पीट लेंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कंपेयर करने का तरीका आपको बता ही दिए कि कैसे कंपेयर करना है। कंपेयर कर लेंगे तो आप इम्प्रूव, रिड्यूस या नॉट अल्टर का ऑप्शन आंसर भी दे लेंगे। तो आई होप आप लोग अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर पाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। अभी हमारा ये सेशन इस टॉपिक से रिलेटेड ख़त्म नहीं हुआ है। आगे के भी वीडियो में अभी ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आपके बीच में ले आएंगे। अभी तो आज आपका बेसिक थीम क्लियर कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं। आगे के जो वीडियो आपके सामने आएगा, मीन्स जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके ऊपर, उसमें वो पॉइंट समझाएंगे जो आपको कंफ्यूज 100% करेंगे। मीन्स इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका अच्छे से हो गया है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 में जो इजी पॉइंट है उसको नहीं बताएंगे, जो आपको परेशान कर सकता है, जो टफ पॉइंट है वो सब आपको समझाएंगे डिटेल में। तो उस पॉइंट को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी चैनल पे नए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करें। वीडियो पसंद आया है लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।